सभी भैया बहनों को नमस्ते, सुप्रभात। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा नवम का पाठ 2, जो कि कृतिका पुस्तक से लिया गया है, जिसका नाम है मेरे संग की औरतें, जो कि मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखा गया है। इसमें मृदुला गर्ग जी ने अपनी संस्मरण शैली का वर्णन किया है, जो उनको याद था वो उन्होंने यहाँ बताने का प्रयास किया है। उन्होंने अपनी नानी नाना पिताजी का जिक्र करते हुए उनके व्यवहार और उनकी जो माँ थी उनके प्रति कैसा व्यवहार था उसको यहाँ बताने का प्रयास किया है। उनका जो ज़्यादा समय बीतता था वह उनकी परदादी थी, उनके साथ बीतता था, और उनके साथ जो औरतें थी जिन्होंने साहित्यिक रचनाएं लिखी, जो लेखिका थी, उनके बारे में बताने का प्रयास किया है। जिन जिन औरतों का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा लेखिका के रूप में, वो यहाँ पर उनके बारे में बताना चाहती है। जो लेखिका थी वो 4-5 बहन एक भाई थे, और उनके जीवन में जिन घटनाओं का घटित हुई उसका वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। लेखिका बताती है कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मतलब एक नानी सबकी होती है, क्योंकि पता है ये माँ है तो माँ की जो माँ होगी तो नानी हमारी रहेगी सही, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। लेकिन लेखिका थी, उन्होंने अपनी नानी को नहीं देखा था। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। जब मेरी माँ की शादी हुई उसके पहले ही क्या हुआ था, उनकी नानी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए मैंने उन्हें देखा नहीं था। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में मैंने अपनी नानी से कहानी नहीं सुन पाई थी, क्योंकि पहले ही मर चुकी थी, तो उनसे कहानी न सुनने पाने के कारण हम 3 बहनों को खुद नानी की कहानियाँ कहनी पड़ी। जो मेरी 3 बहनें थी, हम क्या करते थे एक दूसरे से, मतलब तीनों बहनें क्या बन गए, लेखिका बन गए, और एक दूसरे से नानी की कहानियाँ होती है उनको सुनाया करते थे। नानी से कहानी भले ही न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी। मतलब नानी से तो हमने कहानियाँ सुनी नहीं, लेकिन जो नानी की कहानियाँ कही जाती है, जो बुजुर्ग महिलाएं कहानियाँ सुनाती हैं, वो हमने सुनी है। बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म मतलब रहस्य समझ में आया कि नानी की कहानी क्यों कहते हैं। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी, मतलब पर्दानशी का मतलब होता है जो पर्दे में रहने वाली औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। मेरी नानी थी वो परंपरागत जो महिलाएं होती वैसी थी, अनपढ़ थी और पर्दे में रहने वाली महिला थी, जिनको उनके पति ने शादी के बाद ही उनको छोड़कर वो विलायत पढ़ने के लिए चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज से संग जिंदगी बसर करने लगे, तो जब वो वहाँ से डिग्री लेकर वापस आए और विलायती जो वहाँ का रीति रिवाज था रजिस्ट्री का, वो यहाँ पर अपने जीवन में वो उस रीति रिवाज को अपनाने लगी। नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन जो नानी थी उसका जो पारंपरिक जो रहन सहन था वही रहा, उस पर कोई प्रभाव न पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा आशंका या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया, और न ही उन्होंने ऐसा जाहिर किया कि मेरी इच्छा है या मेरी ऐसी आकांक्षा है कि आप भी ऐसे रहें, ऐसा उन्होंने कभी अपने पति पर जाहिर नहीं किया। मतलब जैसे वो रहना चाहते थे वो घर से रहते थे, और जैसे लेखिका की नानी रहना चाहती थी वैसे ही वो रहती थी। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, पर जब नानी की उम्र बहुत कम थी, उन्हें लगा कि मैं मरने वाली हूँ, तो उन्होंने 15 वर्षीय इकलौती बेटी, जो मेरी माँ थी 15 वर्ष की थी उस वक्त, इकलौती एक ही बेटी थी उनकी शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँहजोर हो उठी। मुँहजोर मतलब अपनी मनमानी करने वाली। पहले वो कभी किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन बाद में जैसे पता लगा ना कि बीमार रहती हूँ, मर सकती हूँ, तो उन्होंने अपनी इकलौती बेटी की शादी करने के लिए अपनी मनमर्जी चलाना शुरू कर दिया। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है, क्योंकि उस जो समय था इस कहानी को लिखने का, वो समय क्या था, उस समय का स्वतंत्रता समय था। सब दंग हैरान रह गए, क्योंकि जो महिला थी वो कहते कभी बाहर निकलती नहीं थी, लेकिन उसने क्या कहा कि मैं उन जो प्यारेलाल जी हैं उनसे बात करना चाहती हूँ। जिस परदानशी औरत ने पराए मर्द से क्या खुद अपने मर्द से भी मुँह खोलकर बात नहीं की थी, जो औरत थी वो क्या है, पराए मर्द से तो क्या बात करती, घर के मर्द से भी कोई बात नहीं करती थी। आखिर वक्त के अजनबी से क्या कहना चाह रही थी, मतलब जो आखिरी वक्त है इसका, ये मरने की जो कगार पर है, उस आखिरी वक्त में अपने जो अजनबी व्यक्ति से क्या कहना
चाह रही है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। जो नाना थे मेरे, उन्हें लगा कि जो इस पहली बार से जिद इसने की है, तो उन्होंने क्या किया, कोई सवाल जवाब नहीं किया और फ़ौरन अपने दोस्त को लेकर आ गए और अपनी पत्नी के सामने उन्हें पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था, मतलब वह और भी आश्चर्य में डालने वाला था कि जो नानी ने उनसे कहा, प्यारेलाल जी से, वो क्या कहा उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए आप वर तय करेंगे। क्या कहा उन्होंने? अपने पति से नहीं कहा, बल्कि उनसे कहा, उनके मित्र से कहा, क्या मुझे वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए वर तय करेंगे। मेरे पति तो साहब है और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। मेरे पति क्या साहब मतलब पेरिस से पढ़कर आए थे, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटी की शादी भी ऐसे ही हो। आप अपनी तरह का आज़ादी का सिपाही ढूंढ कर शादी करवा दीजिएगा। मतलब आज़ादी के लिए लड़ रहे थे वो प्यारेलाल जी, तो कि आप जैसा ही मुझे क्या चाहिए, देशभक्त चाहिए। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। अब इस बात को कौन जानता था कि उसके मन में इतनी बात आज़ादी के लिए थी कि वो अपनी जो दामाद थी उसे क्या चाहती थी वो, कि वो भी आज़ादी का भाव रखने वाला होना चाहिए। बाद में मेरी समझ में आ गया कि दरअसल वह निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही होगी। मतलब जब शादी नहीं हुई थी उनकी, तो उससे पहले क्या थी, वो आज़ाद ख्याल की रही होगी। इससे पता लगता है कि उनका जो भाव है वो प्रकट यहाँ पर कर रही है। ठीक है, उन्होंने नाना जी की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की। मतलब उन्होंने कभी नाना की ज़िंदगी में दखल नहीं दिया और न ही कोई बात उनसे पूछी और नहीं अपनी बात उनको बताना चाहिए। पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही, लेकिन वो अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी को जीना करती थी। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही होती है। आज के हिसाब से भले क्रांतिकारी कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन वह दूसरों की तरह जीने में मजबूर न हो, ऐसी आज़ादी को अपने आप के लिए चाहिए कि वह किसी की बंदिश में न रहे और अपनी हिसाब से रहे। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे शादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया। मेरी माँ थी, वो ऐसे क्रांतिकारी से शादी हुई थी जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने क्या कर दिया गया, ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया। जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा ढेला एक नहीं था, जिसके पास क्या था, कोई पुश्तैनी पैसा नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। और जो मेरी माँ थी वो क्या हुई, अब जो गांधी जी के सिद्धांत थे उनके चक्कर में और ऊंचे ख्याल रखने में मजबूर हो गई, जीवन जीने और ऊंचे ख्याल में मजबूर हो गए। हाल यह उनका हुआ कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती कि कमर चनका खा जाती। मतलब अब गांधी के विचार उनके अंदर आ गए थे, तो खादी साड़ी पहनने लग गई वो, जिससे उनकी कमर क्या हुई, चनका, मतलब उनको बहुत भाई वो लगती थी। रात भर जाकर वो उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। बार बार वो साड़ी पहने अभ्यास करता है कि वो लोगों के सामने शर्मिंदगी उसे ना हो। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उसके सास यानी मेरी दादी ने कहा था, वो इतनी नाजुक थी, पतली दुबली थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी क्या कहती थी, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छिक्के पर टांग दे। मतलब बिल्कुल नाजुक है। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छिक्के बस उतारने की पेशकश नहीं की। मतलब ऐसा उन्हें किसी ने नहीं किया कि उसको कुछ हिम्मत दे या उसे कुछ कमज़ोर है, नाजुक है, उसे कुछ मजबूत बनाए। क्यों नहीं कि इसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सभी लोग जो जैसे होते हैं वैसे ही उनके ससुराल वाले थे। और मेरे नाना पक्के साहब मान जाते हैं, नाना थे वो कहते पक्के साहब, मतलब वो अपनी मनमर्जी करने वाले थे। बस जात से वह हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में क्या थे, वो अंग्रेज जैसे लगते थे। जात उनकी बस ये थी, वो हिंदुस्तानी थे, लेकिन उनके चेहरे हाव भाव कैसे थे, जैसे एक अंग्रेज के होते हैं। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे।
गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते, जेब खाली और शौहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साथ ससुर ही था। जो मेरे पिता थे वो क्या थे, वो जेल में चले गए थे, लेकिन उनके जो ससुर थे उसका दबदबा बहुत ज़्यादा था। एक आन बान शान वाले साहब ने उसके सर पे लड़के को अपनी नाजुक जान सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती है। जो मेरे पिता थे वो क्या थे, एक सरफिरे मतलब आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, और मेरी माँ थी जो क्या थी, बहुत ही नाजुक थी। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, मतलब जो नानी थी उसकी सनक चढ़ गई उसको कि मेरी बेटी के लिए मैं क्या करूँ, रिश्ता तय कर दूँ, और नाना की रजामंदी मिल गई थी। वे रोमांचक कथाएँ हैं जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। माँ थी जो क्या थी, अपनी बहुत सुंदर थी, उनमें खूबसूरत थी, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे पारिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। मतलब उसके अंदर भी सारे गुण थे। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय जरूर मांगी जाती थी, पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। मतलब कोई भी उनसे कोई ठोस काम, मतलब कोई बड़ा काम उनसे नहीं किया जाता क्योंकि वो नाजुक थी, लेकिन हर काम में उनकी राय पूछ जाती थी और उसे पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। मैंने अपनी दादी को कई बार यह कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करें, हम पे बैल है। मतलब जो हम क्या करते हैं, हाथी पर हल जुतवाते, मतलब जो हमारे बहू है वो क्या कोमल है। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भाव समझ में आ गया था, जब हमें देखा कि हम 2 बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर में सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। मतलब सब अपने माँ भाई मस्त रहते थे। दादी और उनकी ढानियाँ नहीं, खुद मर जात पिताजी भी, इन सबको देखा कि ये सब क्या है, अपने हिसाब से रहते हैं, और माँ हमें बच्चों को संभाला करती थी। पर ठोस काम न करने का मतलब यह नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। ऐसा नहीं था कि वो ठोस काम करती थी, नाजुक थी तो उसे आज़ादी नहीं थी, वो किसी के बंदिश में थी। वह भरपूर था और अपने तरीके से वह भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से सब काम कर लिया करती थी। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, न हमारे लिए खाना पकाया, और न ही अच्छी बहू पोती होने की सीख दी। हमें कभी उन्होंने माँ ने ऐसा नहीं किया, लाड़ नहीं किया, और हमें कोई खाना बनाना नहीं सिखाया, और नहीं हमें पत्नी बहू, मतलब कि बाद में जब बड़े होंगे तो हमें कैसे रहना है वो भी हमें नहीं सिखाया। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उनमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। मतलब उनमें कोई सी रुचि नहीं थी कि वो घर में कुछ काम करे, बच्चों पर ध्यान दे। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में बीतता था। ये सब वे बिस्तर पर लेटे किया करती थी। मेरी जो माँ थी वो बिस्तर पर लेटे सब काम किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनके नाम आम और तरह होने की अपेक्षा करते थे। मतलब जिस तरह से उनके घर में वो भी क्या करते, कोई भी काम उनके भरोसे नहीं छोड़ देते, और नहीं दूसरी औरतों की तरह उन्हें उनसे कोई काम की अपेक्षा करते कि भाई और दूसरी तरह भी काम करेगी। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी माँ बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। जो कह रही है क्या कह रही है कि उनमें जो मेरी माँ थी उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वो कभी भी अपनी पत्नी का फर्ज नहीं निभाती थी, माँ का नहीं और बहू का नहीं, कोई कर्तव्य निभाया नहीं करती थी। साहबी खानदान के रोग के अलावा मेरी समझ में 2 कारण आते हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। उनका 2 ही उनकी आदत थी, अच्छी थी, जैसे सब उनको क्या करते, मान दिया करते। एक तो वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, और किसी की गुप्त बात होती थी तो वो किसी दूसरे पर जाहिर नहीं करती थी कि ऐसा वो बात करे हैं। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला, जो कि झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती, क्योंकि वो किसी की बात यहाँ से वहाँ नहीं किया करती थी। दोस्त तो वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। जो माँ थी हमारी क्या थी, हमारे दोस्त बन कर रहती थी, और पिता हमारी माँ के जो काम था वो किया करते थे।
मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। अगर मेरे बचपन में देखा था मैंने कि माँ के पास किसी चिट्ठी भी आ जाती तो हम किसी की हिम्मत नहीं थी उसे पूछने की उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी बहन के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी है या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। मतलब उनके 6 बच्चे हो चुके थे, वो सबके साथ रहती थी और हमारे बहुत करीब थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। मतलब जब हमारी माँ थी वो हमें ज़्यादा ध्यान देते, हम क्या करने लिखने पढ़ने लग गए और हम क्या बन गए, एक लेखक बन गए। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती। जो मेरी माँ जो पूर्वज थे उनमें अगर मेरी माँ और नानी रहती होती ना तो बहुत गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी। मतलब मैं जब आपको बताना चाह रही उसके बारे में, वो क्या है, मेरी माँ और दादी ही नहीं बल्कि नानी ही नहीं, मतलब एक दादी भी है, परदादी जी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक़ था। मतलब वो अलग ही प्रकार की थी। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाया कर तो तीसरी को दान में कर देती थी। मतलब उनका स्वभाव क्या था कि वो हमेशा अपने पास 2 ही धोतियाँ रखती थी, एक धोती और एक सुखाती। अगर कभी कभार उनके पास 3 हो जाती तो वो उसे क्या करती थी, दान में दे दिया करती थी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। जैसे जैन संप्रदाय में होता है ना, अपरिग्रह मतलब कुछ ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना, जितना आवश्यकता है उतने वो रखती थी, इसलिए वहाँ तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनके पतों को पहला बच्चा लड़की हो, और मुझे कब पता लगा उनके बारे में कि जब मेरी माँ गर्भवती हुई तो क्या कहते थे कि मेरी पतों को क्या हो जाए, बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मानकर उन्होंने ही चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा बनाए रखने के लिए सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। जैसे उन्होंने भगवान से बच्चे की मांग करी, उन्होंने सबको बता दिया कि मैंने लड़की की मांग करी। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। यह भी नहीं कह सकते कि खानदानी पुश्तों में कन्या पैदा नहीं हुई थी। ऐसा भी नहीं था कि खानदान में कन्या पैदा नहीं हुई थी, जो परदादी ने ऐसा मांगा है। इसलिए माँ बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता था। खैर माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर में जाकर मन्नत दुहारती रही, बार बार बोलती रही कि मुझे लड़की चाहिए। नुक्कड़ गांव जानना था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा तार जुड़ गया। बेतार का तार, इधर वो तार खींचती उधर टन से तथास्तु बसता। मतलब नुक्कड़ गाँव जानता था, पूरा जो गाँव था वो जानता था कि जो माँ जी है उसका क्या है, भगवान से उनकी हमेशा सीधी साधी बात होती है, वैसा वो चाहती वैसा ही होता है। इसे वो यहाँ तार खींचती, भगवान उधर से तथास्तु बोल देते। मेरी दादी तो पहले मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। पर माँ जी की आरज़ू किस कदर दंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। मेरी जो दादी तो भी चाहती थी कि पहली बार लड़की हो, लेकिन नानी की जो पर दादी की जो ख्वाहिश थी कि क्या ख्वाहिश थी कि बार बार लड़की ही हो। मतलब उनको बार बार लड़कियां मांगती रही और वो लड़कियां होती रही। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसे अफरा तफरी में आ गए। भगवान भी क्या है, लड़की के बारे में सुनकर ऐसे अफरा तफरी में आ गए कि उन्होंने 1 न 2 न पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतारी। मतलब मेरी माँ को एक के बाद एक करके 5 बेटियाँ हुई। भगवान को क्या कहे, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते हैं। जो मेरी परदादी थी उनके सामने तो हर कोई क्या करता था, डर जाता था। तो भगवान की क्या मजाल है। माँ जी और नामी चोर का किस्सा हो संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था चोर के दीदार भी खुशनसीबी में हाथ आई थी। मेरी जो दादी थी वो क्या थी, एक नामी चोर को भी संभाल लेती थी, ऐसी वो औरत थी। ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।